आ जाओ। आज कोई भी नहीं है, आज सारे बच्चों को आ जाओ यार। पीछे ही बैठो। अच्छा चलो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा हम कर रहे हैं जी चार्ज पार्टिकल का पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी वर डूइंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ आज हमने कंप्लीट करना है। सर्कुलर पाथ की इक्वेशंस लिखते हैं। सर्कुलर पाथ की इक्वेशंस हम करते हैं स्टार्ट। पहली चीज क्या है देखते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कुलर पाथ। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर पाथ। A charged particle of mass m। अच्छा प्रॉपर्टीज आपको बताई होंगी, ठीक है, पहले आप प्रॉपर्टीज देख लो। A charged particle of mass m, a charged particle of mass m enters a region of magnetic field and strength B at 90 degrees to the field। बेटा ये बात लिख लो, दोबारा बात की मैं आगे बुला लूंगा, सिंपल। मैं वैसे भी पहले कभी मौलवी नहीं था, एक सेकंड। मैं वैसे पहले कभी मौलवी नहीं था, ठीक है। मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी कब थी और कब मैंने तुम्हें कब इस्लाम का दर्स दिया है। अच्छा बेटा मैं भी जुम्मे वाले दिन पढ़ता हूँ, ठीक है, या कोई जनाजा हो तो चला जाता हूँ, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, जो सच्ची बात है। ठीक है, तो अब तुम अगर ये एक्सपेक्ट करो कि मैं कोई मौलाना हूँ तो मैं नहीं हूँ। अच्छा तुम्हें बता रहा हूँ ना मैं क्यों झूठ बोलता रहा हूँ। A charged particle of mass m enters a region of magnetic field of strength B at 90 degrees to the field। ठीक है, charge is q and it follows a circular path। It follows a circular path of radius r। ये सारी बात देख लो। A charged particle of mass m enters a region of magnetic field of strength B at 90 degrees to the field। Charge is q and it follows a circular path of radius r। ठीक है, ये सारी बात आपको बताई हुई है। इसमें जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो सब चीजें। वाई सर्कुलर पाथ, इमाम फातिमा आप बताएंगे वाई सर्कुलर पाथ। Because the force is always perpendicular to the motion। Simple answer। Because दो reasons। Because magnetic force is constant and is always perpendicular। Because magnetic force is constant and it is always perpendicular to the motion। Because the magnetic force is constant and it is always perpendicular to the motion, that's why the path is circular। What is origin of centripetal force? Origin of centripetal force इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में होता है मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फील्ड होगा उसमें वो वाली फोर्स। तो व्हाट इज origin of
सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बताएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन वो फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हाँ बेटा, क्या होगा ओरिजिन? ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेटा मैग्नेटिक फोर्स ना। ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। अब्दुल्ला जब भी कहेंगे ना ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको आपको हर वक्त मैग्नेटिक फोर्स नहीं, वो फोर्स बतानी होगी जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मेंटेन कर रही है। जब भी वो यार हर वक्त मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉन के लिए होगी इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक हो गया? अगली बात, शो दैट R is equal to mv over dq, where m is mass of the particle, b is magnetic field स्ट्रेंथ। बेटा m है पार्टिकल का मास, b है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, q है उसका चार्ज, और बेटा v है पार्टिकल की स्पीड। v है पार्टिकल की स्पीड। तो आपने प्रूव करना है कि r विल बी mv ओवर v। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? सर्कुलर मोशन का जब भी कोई क्वेश्चन होता है, मैं भी एक बच्चों ने आज मुझे एक कहानी सुनाई है, ये बताता हूं ना आपको, वो कहानी आप लोगों की सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें क्या है कि जर्मनी की कोई यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चों के नाम आपको देता हूं मैं आके फिर। हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि हमें मैम ने कहा है कि आप वो अटेंड करें। मुझसे झूठ बोल के गए बच्चे, बच्चे जिन्होंने झूठ बोला है उनके नाम मैं आपको आके देता हूँ जरा। बच्चों के नाम जो मुझसे झूठ बोले मैंने बताया नहीं है, मुआज और अली मुनी, और उसके पीछे फिर मूसा था, और उसके पीछे फिर मूसा का सारा ग्रुप था, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा चुप कर गया था। अच्छा, m इज द mass ऑफ द पार्टिकल। मुआज ने मुझे कहा सर मैं पूरी जिंदगी से सारी क्लासें ले रहा हूँ, मुझे एक क्लास में आज आप छोड़ दें। मैंने कहा मैं क्या कहूँ आगे से। mass ऑफ द पार्टिकल, v इज द मैग्नेटिक फील्ड, घरों में कॉलिंग कराऊंगा, q इज चार्ज, v इज स्पीड। अच्छा आप आगे आते हैं, आपने ये प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? f सेंट्रीपिटल, इस तरह बंदे की रूटीन हिल जाती है। ठीक है, एक छुट्टी से कुछ नहीं होता, पता है एक छुट्टी से होता क्या है? आप हैबिचुअली इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ये मसला होता है। जैसे कभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, कल मैंने कुछ काम करना था रात को, मैंने कहा चलो एक रात से क्या होता है, वो काम मैंने नहीं किया, लेकिन अब मेरी जो इनकंसिस्टेंट हैबिट है वो लॉन्ग टाइम चलेगी। काम तो रह गया ना, आपकी हैबिट्स खराब हो गई। एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू, फिर आपको दिल करता है ना कि और छुट्टियां करते हैं और मौज करते हैं और घूमते फिरते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, तो एम बी स्क्वायर ओवर आर। मुआज के दादा वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, और मेरे डीन भी थे, और मैं सारी क्लासें बंद करता था, और उनको पता नहीं है कि ये टीचर वही वाला बच्चा है। इट्स अ गुड थिंग। वो यूईटी के डीन थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, तो मुझे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे और मैंने सारी क्लासेस बंक की थी। मैं सारी बंक मारता था उनकी, इसके मुआज के दादा की जितनी क्लासें थी सारी बंक। इसीलिए टीचर बनाऊ ना, इसीलिए टीचर बनाऊ। क्लासें लेता तो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा होता ना। अच्छा, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू वी क्यू। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत निकम्मा था, मैं फंक्शन करता था तभी मैं टीचर बना हूं, तो तुम लोग पढ़ा करो। एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन ऑफ 90। लिख दिया। मुआज के जो अम्मी अब्बू हैं वो मेरे क्लास फेलोज हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उनको याद नहीं है कि मैं कौन सा बच्चा हूं, वो भूल गए, वरना उन्हें अपना बच्चा मुझसे नहीं पढ़वाना था। एम वी स्क्वायर ओवर आर इज बी क्यू बी साइन 90। लिख दिया। अच्छा अब जो है ये वाला भी इस वाले बी से कट जाता है, सही हो गया।
अच्छा अब मुझे बताओ कि आखिर में क्या बनेगा फिर जब आर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा एम वी ओवर आर will become equal to BQ R को सब्जेक्ट बनाते हैं R is equal to MV over PQ यही प्रूव करना था ना अब्दुल्ला डन समझ आ गई यहाँ तक बात तो ये R हमने सब्जेक्ट था या अब आगे चलो अब लिखो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट वो ये है कि an alpha particle enters a magnetic field through a case magnetic field with speed 200 meter per second. What should be magnetic field strength? What should be magnetic field strength? अच्छा यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ थोड़ी सी चालाकी करेगा मैं बताता हूँ क्या है ये आपने अच्छी तरह देखना है अगर तो क्वेश्चन सीधा पूछेंगे फिर आप कर लेंगे लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा किस तरह से मैं बता दूं What should be the magnetic field strength to allow a semicircular path to allow a semicircular path half circle semicircular path within a sphere region of area 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वो कहता कि इतने रेडियस पे रिफ्लेक्ट कराओ तो हमने फट से कर लेना था उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया कैसे What should be magnetic field strength to allow a semicircular path within a sphere of region 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब ये हुआ कि उस सेमीसर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो इसकी साइड से छोटा होना चाहिए मैं रिपीट करता हूं अब इसको एक समझें कंडीशन के मुताबिक कौन सा जो है कंडीशन के अकॉर्डिंगली है और कौन सा कंडीशन के अकॉर्डिंगली नहीं है आप बताएं which one is according to the condition this one is according to the condition this one is not according to the condition so can we say that the maximum diameter sorry the minimum diameter minimum or maximum the maximum diameter should be within the length of square maximum diameter should be within the length of square बात समझ आ गई आपने जो आपका है ना डायमीटर उसको कितना रखना है स्क्वायर के विद इन रखना है मतलब आपका जो पाथ है वो स्क्वायर के विद इन हो स्क्वायर के बाहर ना निकले मतलब एग्जामिनर कह रहे हैं कि दिस शुड नॉट बी अचीव्ड क्या अचीव होना चाहिए दिस शुड बी अचीव्ड तो इससे हमें क्या मिल जाएगा समझ आ गई बात तो अब स्क्वायर की लेंथ कितना होगी स्क्वायर की लेंथ डायमीटर बनेगी या रेडियस बनेगी स्क्वायर की लेंथ क्या होनी चाहिए डायमीटर या रेडियस अगर हम लिमिट की बात करते हैं डायमीटर और वो इक्वल किसके होगी 100 का अंडर रूट तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर सो इस गिवन डाटा से हमने क्या निकाल लिया हमने डायमीटर निकाल लिया फाइल तुम्हें आइए समझ उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल जो है आपको आ गई ये समझ ये जो आखिरी सेंटेंस है ये क्या बता रहे हैं स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अब अल्फा पार्टिकल जब रिफ्लेक्ट करे तो उसका पाथ उसके विद इन कंटेन हो जाए तो उसका पाथ अगर उसके विद इन कंटेन होगा तो ये अचीव ना हो क्या अचीव हो ये अचीव हो मतलब उस स्क्वायर के अंदर उसका कंप्लीट पाथ बन सके बात क्लियर उससे हमें क्या मिल गया डायमीटर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर यहां तक अच्छा अब इस डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं इस डायमीटर से हम निकाल देते हैं रेडियस तो रेडियस क्या आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू d by 2 that will be L by 2 that will be 10 सेंटीमीटर का हाफ बेटा 10 सेंटीमीटर का हाफ कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर so radius of the path is 5 centimeter now m mass of alpha particle is 4 times mu that will be 4 times 1.66 10 power minus 27 kg ये हो गया mass of the alpha particle
तो अब हम रेडियस का फॉर्मूला लगा देंगे ना, R शुड बी MB ओवर BQ। सबसे पहले M पुट करते हैं, 4 टाइम्स 1.66 10 पावर -27 kg, ये अल्फा पार्टिकल का मास हो गया। ठीक, आई थिंक आपको पता होगा कैसे फाइंड करते हैं। v हो गई उसकी स्पीड जो कि है आपको गिवन, और कितनी स्पीड है 200, और नीचे से उसका जो है b वो तो कैलकुलेट करना है, और चार्ज अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम्स 1.6 into 10 पावर -19। आपको चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, अब अगर हम r की वैल्यू पुट करते हैं 5 सेंटीमीटर, तो क्या बन जाएगा? 5 into 10 पावर -2 is equal to 4 times 1.66 10 power -27 into 200 over b times 2 into 1.6 10 power -19। b को अगर बना दें सब्जेक्ट, जब b सब्जेक्ट बन गया तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.66 10 power -27 into 200 डिवाइड हो जाएगा 5 into 10 पावर -2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स 1.6 into 10 पावर -19। हाँ जी, सब चीज की वर्किंग करके क्या आ गया हमारा बताओ? 8.3 10 पावर -5, और ये टेस्ला हो गया। अच्छा, अगर आंसर माइक्रो में लिखना है तो क्या आ जाएगा? 83 माइक्रो ना। फिर अगर आंसर माइक्रो में लिखना है क्या बन जाएगा? 8300 माइक्रो टेस्ला में 83 मिल जाएगा। कहानी समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे फटाफट बताएंगे। फर्ज करें आपको एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला हुआ है, ठीक? उसमें अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये है जी एक रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ यूनिफॉर्म, थोड़ा तेज दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब्दुल्ला, ये है रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, a beam of electrons, all of them are electrons, no other charges, so a beam of electrons only, all of them are electrons, a beam of electrons। जब हम इनको यहां पे लेके जाते हैं तो what happens is they start to deflect, they start to deflect, they start to deflect। How many paths are there? There are 4 paths, there are 4 deflected paths। अच्छा, अब क्वेश्चन का स्टार्ट। What is direction of magnetic field? कौन बताएगा? What is direction of magnetic field? अब्दुल्ला बताना है। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर राइट पे जा रहा है तो करंट किस तरफ होगा? अगर इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहा है तो करंट किस तरफ होगा? लेफ्ट पे। ये करंट, फोर्स किस तरफ है? फोर्स किस तरफ है? रिफ्लेक्ट नीचे की है ना, तो करंट इस तरफ, और फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो नीचे की तरफ हो गई ना फोर्स, तो फोर्स नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, इनटू या आउट ऑफ? आपको ट्रबल हो रही है, ये देखिए, ये हो गया ना, ये करंट और ये फोर्स, तो आपकी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब होता है फोर्स। फोर्स कैसे नीचे है? क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना सब, तो फोर्स नीचे है, ये फोर्स। अच्छा, इंडेक्स फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि नहीं पता। करंट होगा, इलेक्ट्रॉन अगर राइट पे जा रहे हैं तो करंट होगा लेफ्ट पे, तो करंट हो गया लेफ्ट पे, फोर्स हो गया नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, जिसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, why are here multiple
paths of electrons and not a single path. Why are there multiple paths of electrons and not a single path? आसान जबान में बहुत सारे रेडियस क्यों है? अच्छा, जब पूछे ना कि बहुत सारी फलां चीज क्यों है, फलां चीज चेंज क्यों हो रही है, उसकी इक्वेशन लिख के देखो। इक्वेशन में देखो क्या चीज चेंज हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि वाई आर देयर मल्टीपल पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मल्टीपल पाथ्स का मतलब मल्टीपल रेडियाई, मल्टीपल रेडियाई। अच्छा, पाथ का मतलब रेडियस ही होता है, पाथ का मतलब रेडियस ही होता है। तो अगर मैं रेडियस की इक्वेशन लिखूं तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या चीज चेंज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती। तो मुझे बताते रहिए सिर्फ एक सेकंड। क्या इलेक्ट्रॉन्स का मैस इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है? क्या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट मैस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो लगा दो क्रॉस। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मैस इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकता, तो लगा दो क्रॉस। क्या इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट हो सकती है। क्या इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन किस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, कम से कम यहां पे तो डिफरेंट नहीं है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग इनटू द सेम मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहां पे डिफरेंट नहीं है। ठीक। क्यों? क्या इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं? आंसर इज नो। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज द स्पीड। So we have multiple paths because of multiple speeds. So why are there multiple paths? Electrons may have different speeds. पता है आपको ये आंसर मैं कब लिखूंगा? जब 1 मार्क होगा। अगर ज्यादा मार्क हो गए फिर मैं क्या आंसर लिखूंगा? फिर मैं स्पीड्स की और डिटेल बताऊंगा। मैं कहूंगा since there are 4 paths, which means that there are 4 discrete speeds. There are 4 values of speeds of electrons. अच्छा, मुझे कैसे पता चल रहा है 4 वैल्यूज है स्पीड की? क्योंकि स्पीड की जितनी वैल्यूज होंगी उतने पाथ बनेंगे। अगर स्पीड की 2 वैल्यूज होंगी तो 2 पाथ, अगर स्पीड की 1 वैल्यू होगी तो 1 पाथ। समझ आ गई बात? तो स्पीड की 4 वैल्यूज है, ये कहां से पता चल रहा है? क्योंकि 4 पाथ बन रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? और सबसे हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर पाथ पे होगा या सबसे इनर पाथ पे? सबसे आउटर। और सबसे कम स्पीड वाला सबसे इनर पाथ पे। कहानी समझ आ गई? अब इस क्वेश्चन का लिखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा, फिर आगे चले जाओगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपने थोड़ा सोच के आंसर करना है। थर्ड पार्ट ये है कि a student थर्ड पार्ट में असल में मैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर की कहानी सुना रहा हूँ। स्टूडेंट जो बोल रहे हैं उसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, वो हमारे सिलेबस में है। स्टूडेंट वही कहानी आपको सुना रहे हैं और आपसे पूछेगा। A student says that the deflection of charged particles in a magnetic field can be used to identify them. स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनके रेडियाई को ऑब्जर्व करके हम एक एपरेटस बना सकते हैं जिससे हम चार्ज पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का पाथ, प्रोटॉन का पाथ, अल्फा पार्टिकल का पाथ, सबका पाथ डिफरेंट होगा, तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इसको कह दो फिगर 1। Explain why is the arrangement of figure 1 not workable? Why is the arrangement? Explain why is the arrangement of figure 1 not workable? Question समझ आ गया?
ये जो बच्चा बता रहा है उसके हिसाब से फिगर 1 वर्केबल क्यों नहीं है? चले अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अगर आप बताएं तो क्या बताएंगे? ये वर्केबल क्यों नहीं है? हिंदू वो तो ठीक है लेकिन वर्केबल क्यों नहीं है? वो आपकी सारी बात ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताओ ना। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई मास होगा। हाँ ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे क्या बात होगी? इस ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ड्राइंग में प्रॉब्लम बताओ। फर्ज करो एक मशीन हम लेते हैं जिसपे थंब डिटेक्शन है, और हर बार जब हम थंब लगाते हैं वो डिफरेंट बंदे का नाम ले देती है, तो नॉट वर्केबल ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बन रहे इतने सारे पाथ्स, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ को कैलिब्रेट नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, स्पीड का मसला आ रहा है। ये वर्केबल इसलिए नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इसने 4 पाथ्स बना दिए, ठीक है ना? तो इसको वर्केबल करेंगे कैसे? अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ विल यू मेक इट वर्केबल, तो क्या कहेंगे आप? इसको वर्केबल बनाना। चले ये वर्केबल है या नहीं है ये बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन के कितने पाथ बन रहे हैं? 4 पाथ। अगर मैं पूछूं व्हाट इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे वी कैन नॉट डिफाइन दैट। क्यों? क्योंकि 4 है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का सिंगल पाथ हो और वो पाथ कोई दूसरा पार्टिकल ना बना। इस्लाम में ड्राइवर था कल या नहीं? क्या चीज? गाड़ी के साथ ड्राइवर था या नहीं? नहीं था। क्या आदमी यार। बस अलार्म की तुम्हारी। बस फिर वो क्या किया नीचे ये बस साथ जो बात कर रहे हैं, कल मेरे साथ बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मैं पार्किंग में मैंने छोड़ी गाड़ी एलजीएस की, गाड़ी ओपन और स्टार्ट, और मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ। चाबी आपके पास थी या गाड़ी में थी? चाबी भी गाड़ी में थी। पहले मुझे सुल्तानी सुनी कि ले जाओ। मैंने कहा पार्क कहीं और करते हैं। और मैं ढूंढता रहता जो था। है ना, और फिर मैंने कहा नहीं ये हार्ट अटैक आ जाएगा, ये मेरे साथ छड़ दो। क्या करते हैं यार, वीडियो मैंने बना ली है, अगर डिलीट करवानी है तो उसका कुछ compensation चलिए चलो, मैं यहाँ से गया हूँ अगले स्कूल में ना, इधर से फारूक हो गया, तो भागते भागते मैं लेट हो रहा था। तो मैं पार्किंग में जब पहुंचा हूँ ना, तो मैंने बैग पकड़ा। अब मैं ये भूल गया कि गाड़ी भी बंद करनी है, चाबी भी लेनी है, गाड़ी चाबी में और गाड़ी भी, और गाड़ी स्टार्ट, और वो गाड़ी वहीं पे स्टार्ट खड़ी है, और मैं 2 घंटे क्लासे लेता रहा। शुक्र है लेके कोई नहीं गया। अच्छा, और उस पार्किंग से 3 गाड़ियां चोरी भी हो चुकी हैं। मैं इतना इतना मतलब मैं वैसे लकी इंसान तो हूँ, मेरी बचत हो गई है। अच्छा, student says that the deflection of charged particles in a magnetic field can be used to identify them. Explain why is the arrangement of figure 1 not workable? वो कह रहे हैं ये अरेंजमेंट वर्केबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिख देते हैं। since a single charge particle since a single charge particle is deflected, since a single charge particle, बेटा बात ना करो, since a single charge particle is deflected on multiple paths, since a single charge particle is deflected on multiple paths, that's why not workable. अगर इसको वर्केबल बनाना है तो ऑब्वियसली स्पीड सेम होनी चाहिए। समझ आ गई बात? अच्छा, अब जल्दी। हाँ हाँ, तो चले जाओगे, मैंने मना नहीं किया ना। क्लास के बाद? नहीं 4 मिनट बाद क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चले जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो फिर चले जाओ, बस एक क्वेश्चन, 2 मिनट। ओके 2 मिनट, 2 मिनट का क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिखो के क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक हेडिंग, बस 2 लाइनें लिखेंगे। लिखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। वैसे अगर तुम समझ रहे हो ना कि बच्चे एब्सेंट है, ऐसा नहीं है, कोई 12 बच्चे ऑनलाइन पे हैं, तो क्लास में अगर फर्ज करो ये मिला लो और 12 मिला लो तो भी जल्दी करें सर। हाँ, तो बच्चे ले रहे क्लास, इस तरह नहीं है कि बच्चे सारे उधर गए हुए। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ a mass spectrometer
स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर में हम चार्ज पार्टिकल्स को ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन सबकी स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर सबकी स्पीड सेम नहीं होगी, स्पीड वाली बात समझ आ गई ना, अगर स्पीड सेम नहीं होगी तो एक ही पार्टिकल बहुत सारे पाथ पे जाएगा। सबकी स्पीड सेम, फिर उनके रेडियस को यूज करके हम उनका चार्ज टू मैस रेशियो, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, वो फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज का क्वेश्चन आपके पेपर में भी था, अगर आपको याद हो, क्यू ओवर एम, याद है ना? अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल्स are taken into a region, ये हम इसका प्रिंसिपल लिख रहे हैं, into a region of uniform magnetic field, into a region of uniform magnetic field with something same, with same something, क्या सेम करना होता है? with same speeds, सबकी स्पीड्स को सेम करना होता है, with same speeds and their radii of deflections, क्योंकि different charge particles भी हो सकते हैं ना, and their radii of deflections are used to calculate their Q over M. Q over M को क्या कहते हैं? This is specific, या तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, या फिर क्या कहते हैं इसको? चार्ज टू मैस रेशियो। फॉर्मूला था R इज इक्वल टू mv ओवर bq। अगर हम v और b को सेम कर दें सबके लिए, बाकी क्या रह गया? अगर v और b को सेम कर दें, क्या रह गया पीछे? R इज इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू m ओवर q। तो इस हिसाब से q ओवर m 1 ओवर r या r? आइए समझ, अगर हम q ओवर m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 ओवर r। दिस इज द इक्वेशन दैट डिफाइंस द प्रिंसिपल ऑफ अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पीछे के क्वेश्चन कराऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पीछे के तो करवा सकता हूं ना। हो गया? अच्छा, आप लोगों ने भी जाना है? अच्छा, ओके बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। बच्चों ने मुझे कहा कि आज आप जल्दी छुट्टी दे दें, तो मैंने बात मान ली है। मैं हराम खा रहा हूं। नहीं, मेरा हलाल होता है। सोचो, 2 घंटे तक मेरी गाड़ी स्टार्ट और वो अनलॉक और चाबी के अंदर पड़ी है, कोई लेके नहीं गया। इससे ज्यादा हलाल क्या होगा? है कोई नहीं था, ओपन पार्किंग। वैसे ये कह सही रहे, मैंने मरना ऑन द स्पॉट था, क्योंकि करोड़ का झटका था पूरा। तो RS थी, सिविक RS।